नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, निक ट्रेंटन की द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। हाँ, ये किताब आजकल काफ़ी चर्चा में है। बिल्कुल। तो आज हम इसी के ज़रूरी विचारों पर गहराई से बात करेंगे। ये किताब उन लोगों के लिए काफ़ी मददगार हो सकती है जो मतलब बहुत ज़्यादा सोचते हैं या मन में नेगेटिव बातें घूमती रहती हैं। या फिर किसी पुराने बोझ को ढो रहे हैं और अब बस थोड़ी भावनात्मक शांति चाहते हैं। हाँ, एग्जैक्टली। हमारे पास इस किताब के कुछ ज़रूरी हिस्से और उसके सारांश हैं। तो कोशिश रहेगी कि इनमें से जो सबसे काम का ज्ञान है, जो ज़रूरी बातें हैं, उन्हें निकाला जाए। हाँ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो मन पर बोझ होता है ना, उसे कैसे हल्का करें और अपने अपने सोचने के तरीके को कैसे बदलें। चलिए फिर शुरू करते हैं। ये एक तरह से मन की आज़ादी की तरफ एक सफ़र है। बिल्कुल। हाँ, ये किताब ना एक तरह से बिल्कुल प्रैक्टिकल साइकोलॉजी गाइड जैसी है, मतलब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम आने वाली चीज़ें हैं। अच्छा। इसका जो मुख्य मकसद है, वो है लोगों को पुरानी भावनात्मक चोटों से उभरने में मदद करना, हम्म। मन में शांति वापस लाना हम्म। और ये सिखाना कि अपने विचारों के गुलाम बनने की बजाय उन्हें कैसे समझा जाए। मतलब विचारों को कंट्रोल करना नहीं, समझना। हाँ, समझना। हम्म। किताब इस बात पे जोर देती है कि हम अतीत या भविष्य के डर में कम उलझें और आज में मतलब वर्तमान पल में ज्यादा जिएं ज्यादा प्रेजेंट रहे। और ज्यादा लचीले बने। हम्म। और सबसे अहम बात जो ये किताब समझाती है वो शायद ये है कि किसी चीज या भावना को जबरदस्ती पकड़े रहने की जो हमारी कोशिश होती है ना, हाँ। अक्सर वही हमारे दुख का असली कारण बन जाती है। अच्छा, तो किताब के हिसाब से ये जाने देना या लेटिंग गो, ये है क्या फिर? क्या इसका मतलब बस भूल जाना है? नहीं नहीं, ये सिर्फ भूलना नहीं है, हम्म। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। जाने देना का मतलब है उन नेगेटिव सोच के पैटर्न, उन बेकार की मानसिक उलझनों और जो बोझ बन चुके लगाव हैं, अटैचमेंट्स हैं, उनका सामना करना और उनसे निपटना। ताकि मन को शांति मिल सके। बिल्कुल। और किताब कहती है कि इसका पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है जागरूकता, अवेयरनेस और अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। जागरूकता और अवलोकन, मतलब बस अपने विचारों और भावनाओं को देखना बिना ये सोचे कि ये सही है या गलत। हाँ, बिल्कुल। अपने विचारों और भावनाओं को बस एक दर्शक की तरह देखना, हम्म। बिना उन पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया दिए या उन्हें अच्छा बुरा सही गलत का लेबल लगाए। जैसे ये पहचानना कि आप कब बिना वजह बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हाँ, या कब किसी नेगेटिव सोच के जाल में फंसते जा रहे हैं, हम्म। या शायद वो जो परफेक्शनिज्म होता है ना, हम्म। हर चीज बिल्कुल परफेक्ट करने की जिद। हाँ, वो तो बहुत कॉमन है। हाँ, तो ये पहचानना कि कहीं वो आपको परेशान तो नहीं कर रही। हम्म। ये सुनने में बहुत आसान लगता है ना, हाँ, सुनने में तो काफी सीधा लगता है। लेकिन असल में ये बिना किसी जजमेंट के हम्म। सिर्फ देखना या अवलोकन करना ही बदलाव की तरफ पहला और सबसे ताकतवर कदम है। अच्छा। कैसे? ये आपको अपने विचारों और भावनाओं से एक तरह की मतलब दूरी बनाने में मदद करता है। दूरी। हाँ, सोचिए जैसे आप सड़क किनारे खड़े होकर ट्रैफिक देख रहे हैं। आप हर गाड़ी के पीछे भाग नहीं रहे, बस उन्हें आते जाते देख रहे हैं। हम्म। इसी तरह जब आप अपने विचारों से थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो आप उनमें पूरी तरह उलझते नहीं हैं। समझ रही हूँ। किताब कहती है कि हमें उन दिमागी पैटर्न्स पर ध्यान देना चाहिए जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, जैसे मन में बैठा कोई डर या किसी चीज को लेकर गलत विश्वास कि वो बहुत जरूरी है या खतरनाक है। ये जागरूकता ही पहली सीढ़ी है, समझ लीजिए। ठीक है। तो पहला कदम हुआ अपने विचारों को बिना जज किए देखना। हम्म। इसके बाद किताब किस चीज पर जोर देती है? अगला जरूरी आइडिया क्या है? अगला जरूरी विचार है अटैचमेंट्स, यानी लगाव को छोड़ना। लगाव। फैक्शनिज्म वाली बात। हाँ। इन सब चीजों से बुरी तरह चिपके रहते हैं और यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है कि इन चीजों को कसकर पकड़े रहना अक्सर इन्हें जाने देने से कहीं ज्यादा तकलीफ देता है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। मतलब अगर कोई चीज तकलीफ दे रही है तो हम उसे पकड़े क्यों रहेंगे? बिल्कुल। और यहीं पर यह अहम सवाल उठता है कि आखिर हम इन तकलीफ देने वाली चीजों को पकड़े ही क्यों रहते हैं? जब पता है कि इससे दर्द हो रहा है तो छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, क्यों? किताब इसके कई कारण बताती है। एक बड़ा कारण है अनजान का डर, फियर ऑफ द अननोन। अच्छा। हमें लगता है कि अगर इसे छोड़ दिया तो आगे क्या होगा, पता नहीं क्या हो जाए। दूसरा कारण थोड़ा मतलब अजीब लग सकता है, परिचित दुख में एक तरह का आराम मिलना। क्या मतलब? दुख में आराम? ये कैसे? हाँ, कंफर्ट इन फैमिलियर सफरिंग। कभी कभी जिस दुख या परेशानी की हमें आदत हो जाती है वो एक जानी पहचानी जगह लगने लगती है और उससे बाहर निकलना ज्यादा डरावना या मुश्किल लगता है बजाय उसी में बने रहने के। ये बात तो वाकई सोचने वाली है
कि दुख भी कंफर्टेबल हो सकता है? हाँ, क्योंकि वो जाना पहचाना होता है। खैर, इसके अलावा सामाजिक और हमारी अपनी उम्मीदें भी हमें बांधे रखती हैं। दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, हमारी खुद से एक्सपेक्टेशंस। बिल्कुल। और हमारा अहंकार, हमारा ईगो या हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी, जो अक्सर हमारे अतीत, हमारे पछतावों या हमारी ही सुनाई कहानियों से जुड़ी होती है, वो भी हमें चीज़ों को छोड़ने नहीं देती। तो इन लगाव या अटैचमेंट्स को गहराई से समझना ही उन्हें ढीला करने या छोड़ने की प्रक्रिया की शुरुआत है। पहले ये समझना होगा कि हम पकड़े क्या हुए हैं और क्यों। ठीक है, तो जागरूकता हो गई, लगाव को समझना हो गया। इसके बाद अगला सिद्धांत क्या किताब में? इसके बाद आता है स्वीकृति का सिद्धांत, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मतलब मान लेना। हाँ, मतलब चीज़ों को, स्थितियों को और खासकर मुश्किल भावनाओं को वैसे ही स्वीकार करना जैसी वे हैं। बिना उनसे लड़े। हाँ, बजाय उनसे लड़ने या उन्हें नकारने के। ये समझना जरूरी है कि स्वीकृति का मतलब हार मान लेना या पैसिव हो जाना नहीं है। अच्छा, ये जरूरी फर्क है। स्वीकृति और हार मान लेना एक चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इनमें अंतर है। इसे ऐसे समझें। मान लीजिए बारिश हो रही है। ठीक है। स्वीकृति का मतलब है ये मानना कि हाँ, बारिश हो रही है, आप उसे रोक नहीं सकते। अब आप छाता खोल सकते हैं, घर के अंदर जा सकते हैं या भीगने का फैसला कर सकते हैं, ये आपकी प्रतिक्रिया है। लेकिन हार मान लेना या रेजिग्नेशन मतलब बारिश में खड़े होकर बस भीगते रहना और कोसते रहना बिना कुछ किए। समझ गए। तो स्वीकृति आपको वो एनर्जी वापस देती है जो आप उस चीज से लड़ने में खर्च कर रहे थे, जिसे आप बदल नहीं सकते। अच्छा। जब हम स्वीकार कर लेते हैं कि कुछ चीजें हमारे कंट्रोल से बाहर हैं, तो हम अपना ध्यान और अपनी ताकत उन चीजों पर लगा सकते हैं जिन्हें हम वाकई बदल सकते हैं, जैसे हमारी अपनी प्रतिक्रिया है, हमारा नजरिया, हमारी मानसिकता। ये हमें वर्तमान पल में जीने में भी मदद करता है, क्योंकि हम अतीत या भविष्य की चिंता में उलझे रहने के बजाय अभी पर ध्यान दे पाते हैं। ये स्वीकृति वाली बात काफी गहरी है। इसके अलावा किताब खुद से बातचीत मतलब सेल्फ टॉक और अपनी मानसिकता या माइंडसेट बदलने के बारे में भी कुछ कहती है। हाँ, इस पर भी काफी जोर दिया गया है। क्या कहती है? इसमें शामिल है अपने मन में चलने वाली नेगेटिव बातों को पहचानना और उन्हें एक नया, ज्यादा पॉजिटिव रूप देना, जिसे रीफ्रेमिंग कहते हैं। रीफ्रेमिंग? हाँ। अच्छा। हाँ, साथ ही उन पुरानी मान्यताओं या धारणाओं की जांच करना जो शायद अब हमारे किसी काम की नहीं है या सच नहीं है। जैसे कोई पुरानी सोच जिसे हम पकड़े बैठे हैं। बिल्कुल। और एक और खास बात जो किताब कहती है वो है नुकसान पहुंचाने वाली परफेक्शनिज्म की आदत को रोकना, टॉक्सिक परफेक्शनिज्म। हाँ, ये परफेक्शनिज्म वाली बात पहले भी आई थी। कई लोगों को लगता है कि हर काम बिल्कुल निखुत होना चाहिए। हाँ, और किताब कहती है कि इस परफेक्शन या निखुत होने की जिद के बजाय हमें उत्कृष्टता या पर्सनल ग्रोथ के एक स्वस्थ मानक की ओर बढ़ना चाहिए। उत्कृष्टता। परफेक्शन और उत्कृष्टता में क्या फर्क है? यहाँ उत्कृष्टता का मतलब परफेक्शन नहीं है। इसका मतलब है अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा करने की कोशिश करना और लगातार सीखते रहना। परफेक्शन एक तरह से अंतिम बिंदु है जो शायद कभी आता ही नहीं। उत्कृष्टता एक प्रक्रिया है। ये अच्छा पॉइंट है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे अंदर चलने वाली बातचीत, हमारा सेल्फ टॉक, हमारी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं पर सीधा असर डालता है। बिल्कुल। सोचिए, अगर आप कोई गलती करने पर लगातार खुद को कोसते रहते हैं, मैं हमेशा गड़बड़ करती हूँ, तो आप कैसा महसूस करेंगी? बुरा महसूस करूंगी, कॉन्फिडेंस कम होगा। और अगर आप उसी गलती को एक सीखने के मौके की तरह देखती हैं, ठीक है, ये काम नहीं किया, अगली बार कुछ और ट्राई करूंगी, तो आपकी भावनाएं कितनी अलग होंगी? हाँ, बिल्कुल अलग, ज्यादा पॉजिटिव। तो जब हम सोच समझकर अपने सेल्फ टॉक को बदलते हैं, तो हम असल में अपनी भावनात्मक दुनिया को एक नई शक्ल दे रहे होते हैं। और ये जो उत्कृष्टता का लक्ष्य रखने वाली बात है, परफेक्शन के उलट, ये हमें आगे बढ़ने और गलतियों या असफलताओं से सीखने की इजाजत देती है, बिना खुद की बेवजह आलोचना करने के बोझ के। जबकि परफेक्शन का पीछा तो शायद हमें कोशिश करने से ही रोक देता है, डर के मारे कि कहीं गलती ना हो जाए। एग्जैक्टली, वो हमें पैरालाइज कर सकता है। तो ये तो हुए कुछ बड़े सिद्धांत, जागरूकता, लगाव छोड़ना, स्वीकृति, सेल्फ टॉक बदलना। क्या किताब कुछ प्रैक्टिकल तरीके या तकनीकें भी बताती है जिन्हें हम असल जिंदगी में इस्तेमाल कर सके? हाँ हाँ, बिल्कुल। किताब कुछ बहुत ही उपयोगी तकनीकें सुझाती है। जैसे एक है ब्रेन डंपिंग। ब्रेन डंपिंग, ये क्या होता है? ये कमाल की चीज है। इसका मतलब है अपने दिमाग में चल रहे सारे विचारों, चिंताओं, अधूरे कामों की लिस्ट, सब कुछ बिना किसी रोक टोक या तरतीब के बस एक कागज पर लिख देना। अच्छा, बस लिखते जाना है? हाँ, जैसे दिमाग का सारा कचरा बाहर निकाल देना।
इससे दिमागी उलझन कम होती है और चीजें ज्यादा साफ नजर आने लगती हैं। ये तो ट्राई करने जैसा है। और दूसरी है सेल्फ डिस्टेंसिंग या एक्सटर्नलाइजेशन। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, पर आइडिया सिंपल है। इसका मतलब है अपने मुश्किल विचारों या भावनाओं को ऐसे देखना जैसे वो आपसे अलग हों। मतलब? मान लीजिए आप अपनी चिंता को एक चिंता का बादल नाम दे दें और उसे आते जाते देखें, बजाय ये महसूस करने के कि मैं ही चिंता हूं। अच्छा, इंटरेस्टिंग। या किसी मुश्किल विचार को ऐसे सोचें जैसे वो कोई बाहरी चीज हो, न कि आपकी पहचान का हिस्सा। इससे आप उनमें फंसने के बजाय उन्हें ज्यादा ऑब्जेक्टिव मतलब तटस्थ होकर समझ पाते हैं। और फिर है माइंडफुलनेस या भावनाओं का अवलोकन या गैर न्यायिक जागरूकता। ये तो आजकल काफी सुना है। हाँ, ये जागरूकता वाले सिद्धांत से जुड़ा है, यानी वर्तमान पल पर ध्यान देना, अपनी सांसों पर, अपने आसपास की आवाजों पर। और अपनी उठती हुई भावनाओं को बिना अच्छा बुरा कहे बस महसूस करना। बिल्कुल, और उन्हें जाने देना, पकड़ कर नहीं रखना। और आखिरी, एक और बहुत शक्तिशाली तकनीक है क्षमा, फॉरगिवनेस। माफ करना। हाँ, इसमें दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ करना शामिल है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है खुद को अपनी गलतियों या कमियों के लिए माफ करना। खुद को माफ करना ज्यादा मुश्किल होता है शायद। अक्सर होता है, और माफ करने का मतलब ये नहीं कि जो हुआ वो सही था या आप उसे भूल गए। इसका मतलब है कि आप उस कड़वाहट या गुस्से के बोझ को अब और ढूंढना नहीं चाहते। ये तकनीकें सुनने में तो काफी प्रैक्टिकल लग रही हैं। क्या ये वाकई काम करती हैं? मतलब इनके पीछे कोई साइंस है? हाँ, ये तकनीकें सुनने में शायद साधारण लगें, लेकिन इनके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है कि ये काम क्यों करती हैं। अच्छा। उदाहरण के लिए, ब्रेन डंपिंग हमारे कॉग्निटिव लोड को कम करता है, यानी हमारे दिमाग पर एक साथ बहुत सारी चीजें सोचने या याद रखने का जो बोझ होता है उसे हल्का करता है। दिमाग को थोड़ी राहत मिलती है। हाँ, जब सब कुछ कागज पर आ जाता है तो दिमाग रिलैक्स होता है। इसी तरह सेल्फ डिस्टेंसिंग भावनात्मक जुड़ाव, वो जो इमोशनल एंटेंगलमेंट होता है, उसे कम करती है। जब हम अपनी भावनाओं से थोड़ी दूरी बना लेते हैं तो हम ज्यादा शांत और स्पष्ट रूप से सोच पाते हैं, बजाय भावनाओं में बह जाने के। ठीक है। माइंडफुलनेस हमें ऑटो पायलट मोड से बाहर निकालकर वर्तमान में लाता है, जहां हम ज्यादा सचेत फैसले ले सकते हैं। और क्षमा हमें कड़वाहट और गुस्से के बोझ से आजाद करती है, जो हमारी एनर्जी सोख लेते हैं। और ये भी जरूरी है कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है ना? मतलब एक बार किया और सब ठीक हो गया। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बार करने वाली चीजें नहीं हैं, बल्कि ये ऐसे मानसिक उपकरण या औजार हैं जिनका इस्तेमाल लगातार अभ्यास के लिए किया जाता है। जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रोज व्यायाम करना पड़ता है, हाँ। वैसे ही मन को शांत और स्वस्थ रखने के लिए इन तकनीकों का नियमित अभ्यास जरूरी है। किताब इस बात को भी मानती है कि ये जाने देना आसान नहीं है। रास्ते में कई रुकावटें आती हैं। हाँ, किताब साफ तौर पर कहती है कि ये मुश्किल है, आसान बिल्कुल नहीं है। क्या रुकावटें आती हैं? डर लगता है, अनजान का डर, कुछ खोने का डर। कभी-कभी हमें उसी पुरानी स्थिति में एक अजीब सा आराम, वो कंफर्ट जोन महसूस होता है, भले ही वो तकलीफ दे हो। हाँ, वो परिचित दुख वाली बात। बिल्कुल। दूसरों की और अपनी उम्मीदें, एक्सपेक्टेशंस हमें रोकती हैं। हमारा अहंकार, हमारा ईगो, मैं सही था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ये सब हमें अतीत से बांधे रखता है। और सबसे जरूरी बात जो किताब बार बार दोहराती है वो ये है कि जाने देना कोई एक बार का काम नहीं है, कोई इवेंट नहीं है कि आज फैसला किया और कल से सब बदल गया। हाँ, ऐसा नहीं होता। ये एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, एक रोजाना का अभ्यास, डेली प्रैक्टिस। जैसे जर्नलिंग करना या सोचना विचारना या माइंडफुलनेस का अभ्यास करना, ये आदतें मदद कर सकती हैं। हाँ, ये आदतें भावनात्मक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करती हैं। बिल्कुल। इस पूरी प्रक्रिया को अगर हम एक बड़े नजरिए से देखें तो भावनात्मक स्वास्थ्य भी शारीरिक स्वास्थ्य की तरह ही है। सही। उसे बनाए रखने के लिए लगातार देखभाल और कोशिश की जरूरत होती है। ये एक सफर है, कोई मंजिल नहीं जहां पहुंचकर आप कह सकते हैं कि बस अब काम पूरा हो गया। इस सफर में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी आप आसानी से चीजों को जाने देंगे, तभी मुश्किल होगी। इसीलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हाँ, धैर्य और खुद पर नरमी बरतना भी, सेल्फ कंपैशन। बिल्कुल। तो अगर हम इन सारी बातों को समेटें तो निक ट्रेंटन की किताब द आर्ट ऑफ लेटिंग गो से हमें क्या मुख्य सबक मिलता है? क्या है इसका निचोड़? निचोड़ मेरे ख्याल से यह है कि हम अपने सोचने के तरीके, अपनी नेगेटिव भावनाओं और उन चीजों से अपने रिश्ते को बदल सकते हैं जो हमें बोझ लगती हैं। चाहे वो पुरानी यादें हों, भविष्य की चिंताएं हों या बेकार के लगाव हों। हाँ, और इसके लिए जागरूकता, स्वीकृति,
अपने विचारों को नया रूप देना, यानी रीफ्रेमिंग। और वो प्रैक्टिकल तकनीकें जैसे ब्रेन डंपिंग या माइंडफुलनेस। हाँ, ये सब बहुत शक्तिशाली औजार हैं। मतलब ये है कि अतीत के दर्द या भविष्य के डर के कैदी बनकर जीने की बजाय हम ज्यादा आज़ाद और शांत महसूस कर सकते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, इसमें मेहनत लगती है। बिल्कुल। लगातार अभ्यास और धैर्य की जरूरत होती है। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं, बल्कि एक स्किल है, एक कौशल है, जिसे धीरे धीरे विकसित करना पड़ता है। और यहाँ एक और बात शायद सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम लोग की बात करती है। जरा सोचिए, ये जो लगाव छोड़ने का विचार है, ये सिर्फ हमारी व्यक्तिगत भावनाओं पर ही नहीं, बल्कि शायद हमारे सीखने के तरीके पर या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अप्रोच पर भी कैसे लागू हो सकता है। अच्छा, ये कैसे? क्या होता है जब हम इस जरूरत को छोड़ देते हैं कि हमें सब कुछ पता होना चाहिए या हमें हमेशा सही ही होना है? तो शायद हम ज्यादा सवाल पूछने लगते हैं, या नई चीजें ट्राई करने से डरते नहीं? हो सकता है। जब हम नतीजों से कम बंधे होते हैं, तो क्या हम ज्यादा क्रिएटिव या ज्यादा एक्सपेरिमेंटल नहीं हो जाते, ज्यादा खुले दिमाग के? हाँ, ये हो सकता है। गलती करने का डर कम हो जाता है शायद। बिल्कुल। तो ये विचार शायद आगे सोचने और खोजने के लिए एक दिलचस्प दिशा हो सकता है कि कैसे जाने देना हमें सिर्फ शांत ही नहीं, बल्कि शायद ज्यादा खुला, ज्यादा जिज्ञासु और सीखने के लिए ज्यादा तैयार भी बना सकता है। वाकई ये एक बहुत ही गहरा और दिलचस्प सवाल है जिस पर जरूर सोचा जा सकता है कि लेटिंग गो सिर्फ इमोशनल नहीं, बल्कि इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी कैसे काम कर सकता है।